हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होती है। ठीक है, लास्ट सिक्स्थ लेक्चर में। नाउ दिस इज़ आवर सेवन्थ लेक्चर। ओके, अब इस लेक्चर में हम एक्सरे स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे। एक्सरे स्पेक्ट्रम में कंटिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम कैसे प्रोड्यूस होता है ये पढ़ेंगे, और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रम कैसे प्रोड्यूस होता है ये पढ़ेंगे। ओके, तो लास्ट लेक्चर को थोड़ा रिकॉल करते हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा एक्सरे ट्यूब और प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज के बारे में। हमने प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज के बारे में हमने पढ़ा। उसमें हमने देखा कि ये देखो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर से वोल्टेज देंगे हम कैथोड को। ठीक है, कैथोड हीट होगा और फिर थर्मियोनिक इमिशन से कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और वो एनोड की तरफ मूव होंगे, और जैसे इलेक्ट्रॉन्स एनोड को स्ट्राइक करेंगे एनोड में से एक्सरेज निकलेंगी। ठीक है, तो दिस इज द सिंपल सेटअप फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज। ठीक है, और अभी इसके बाद हम आगे देखेंगे कि देखो इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ से आ रही है कैथोड में से और एनोड को स्ट्राइक कर रही है और एक्सरे प्रोड्यूस हो रही है। तो वैसे एनोड के अंदर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एनोड में ऐसा कौन सा इलेक्ट्रॉन एनोड के अंदर जाता है, तो ऐसा कौन सा मैकेनिज्म हो रहा है जिससे एक्सरे प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, वो देखेंगे। ओके, सो तो सबसे पहले ये हमें जानना इम्पोर्टेंट होगा कि एक्सरे स्पेक्ट्रम क्या हो गया। स्पेक्ट्रम, इसके पहले हमने स्पेक्ट्रा पढ़ा था। ठीक है, स्पेक्ट्रा या स्पेक्ट्रम एक पर्टिकुलर एनर्जी रेंज में या वेवलेंथ रेंज में अगर इंटेंसिटी हम प्लॉट करते हैं, द डिपेंडेंस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ एक्स रेज इमिटेड बाय द सोर्स ऑफ वेवलेंथ विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी, एनर्जी और वेवलेंथ, दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। और अगर ये एक्सरे इंटेंसिटी और का अगर एक्सरे इंटेंसिटी के टर्म्स में हम बात करें as a wavelength or as a variation of wavelength or variation of energy, then it is called X-ray spectrum. The dependence of intensity of X-rays emitted by the source, okay, with respect to wavelength, frequency or energy, that is known as X-ray spectrum. और X-ray spectrum दो टाइप्स के होते हैं, continuous X-ray spectrum और characteristics X-ray spectrum. तो अभी देखेंगे कि continuous X-ray spectrum कैसे मिलता है, सबसे पहले हम देखेंगे। ठीक है, मैंने एक्सरे ट्यूब का एक्सपेरिमेंट बताया कि इलेक्ट्रॉन्स कैथोड में से इलेक्ट्रॉन बीम निकलती है और एनोड को स्ट्राइक करती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन बीम क्या करते हैं, एनोड किससे बना है, ये है टारगेट, इसको टारगेट भी बोलते हैं। ये एनोड एक मेटल से बना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ कंसिडर करो कि मॉलिब्डेनम से बना है। सो एनोड के अंदर बहुत सारे आइटम्स होंगे। ठीक है, आइटम्स के अंदर न्यूक्लियस होगा। ठीक है, न्यूक्लियाई होंगे। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन बीम कैथोड से निकल के एनोड्स के एटम के अंदर जाती है। ठीक है, और फिर क्या करती है कि उसके न्यूक्लियस के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है, और जो इलेक्ट्रॉन बीम इतने स्पीड से आ रही है वो क्या होती है, स्लो डाउन होती है। ठीक है, कैसे होती है ये देखेंगे। देखो, ठीक है, ये कंसिडर करो कि टारगेट न्यूक्लियस है, मतलब एनोड के अंदर के एटम का न्यूक्लियस है। एनोड मतलब टारगेट, क्योंकि एक्सरे बीम उसको हम टारगेट कर रहे हैं। तो ये एनोड के एटम्स का न्यूक्लियस है। ठीक है, और ये सपोज करो कि कैथोड का इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, कैथोड में से इलेक्ट्रॉन बीम निकल रही है, वहाँ का एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन का इनिशियल एनर्जी मान लो ई है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ आ रहा है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ज़्यादा काइनेटिक, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है, तो ये काइनेटिक एनर्जी ई आई के साथ आ रहा है। ठीक है, बहुत स्पीड से उसकी पर्टिकुलर वेलोसिटी है, और वो ई आई काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहा है और टारगेट की तरफ आ रहा है। तो टारगेट के अंदर जब पेनिट्रेट करेगा तो टारगेट न्यूक्लियस के पास आएगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन का पाथ देखो, ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है, जैसे ही टारगेट न्यूक्लियस के पास आया उसका पाथ डाइवर्ट हो गया। ठीक है, डेविएट हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉन टारगेट न्यूक्लियस के पास आके उसका पाथ डेविएट हो रहा है, मतलब टारगेट न्यूक्लियस क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड को स्लो कर रहा है, स्लो डाउन कर रहा है इसकी स्पीड को। क्यों, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन हो रहा है। न्यूक्लियस
जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के साथ, क्योंकि ये न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन की वजह से इसका जो स्पीड स्लो डाउन होती है, ठीक है, स्लो डाउन होती है और फिर बाद में इलेक्ट्रॉन रुक जाता है। तो फाइनल एनर्जी मान लो ये है EF। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी EF है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी I थी, इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया और टारगेट न्यूक्लियस पर आके इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन के कारण उसकी स्पीड कम हो गई और फाइनली वो रुक गए, ठीक है, EF। ओके, तो जैसे ही EI न्यूक्लियस के पास आ रहा है उसकी एनर्जी कम हो रही है, इसलिए ये स्लो डाउन हो रहा है। तो जो एनर्जी वो लूज कर रहा है न्यूक्लियस के पास है, पहले एनर्जी EI थी, बाद में एनर्जी कम हो गई तो उसने एनर्जी लूज किया। तो जो एनर्जी वो लूज कर रहा है दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट एनर्जी इट इज लूजिंग इन द फॉर्म ऑफ फोटोन एंड दैट फोटोन इज कॉल्ड एक्सरे फोटोन। और ये इस तरीके से एक्सरेज निकलती है। इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज करता है, ठीक है, दैट इज द एनर्जी डिफरेंस EI माइनस EF। जितनी एनर्जी वो लूज कर रहा है एक्सरे के फॉर्म में, वो उस एनर्जी को लिबरेट करेगा एक्सरे फोटोन के फॉर्म में, ठीक है। एक्सरेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसलिए उसको हम फोटोन भी कहते हैं। सो EI माइनस EF इज इक्वल टू h न्यू, और जितनी एनर्जी लिबरेट करेगा दैट इज इक्वलेंट टू द एनर्जी ऑफ फोटोन, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सरे इमिट होगी और इस एक्सरे जो इमिट होगी उसको बोलेंगे कंटिन्यूअस एक्सरे, ठीक है। अब तो क्या है कि इलेक्ट्रॉन बीम में एक ही इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन बीम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बीम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, साथ साथ में टारगेट में तो एक ही एटम नहीं है, बहुत सारे एटम है, तो बहुत सारे एटम है तो बहुत सारे न्यूक्लियस है। तो ये इलेक्ट्रॉन, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग न्यूक्लियस के साथ, इतने सारे न्यूक्लियस है वहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे एटम्स हैं एनोड में, हर एटम में एक न्यूक्लियस है। इलेक्ट्रॉन्स भी बहुत सारे हैं कैथोड बीम में, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग न्यूक्लियस के साथ अलग अलग तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन करेंगे, अलग अलग तरीके से एक प्रकार का कोलिजन करेंगे। तो बहुत अलग अलग वेवलेंथ के, अलग अलग एनर्जी के एक्सरेज प्रोड्यूस होंगे। तो एक ही वेवलेंथ के एक्सरे प्रोड्यूस नहीं होंगे, या एक ही एनर्जी के नहीं, अलग अलग वेवलेंथ, अलग अलग एनर्जी के, हर वेवलेंथ पे अलग अलग एनर्जी के एक्सरेज फोटॉन्स निकलेंगे। तो हमें जो स्पेक्ट्रम है वो एक पूरा स्प्रेड होके दिखेगा। स्पेक्ट्रम एक पर्टिकुलर वेवलेंथ रेंज में दिखेगा, एक पर्टिकुलर एनर्जी रेंज में दिखेगा, तो उसको बोलेंगे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। देखो फिर कंटिन्यूअस एक्सरे स्पेक्ट्रम दिखता कैसे, ये पर मान लो वेवलेंथ है और ये इंटेंसिटी है, बहुत सारे अलग अलग इलेक्ट्रॉन अलग अलग न्यूक्लियस के साथ, एनोड के एटम्स के साथ स्ट्राइक किए और अलग अलग वेवलेंथ के एक्सरेज निकली। मानो ये एक वेवलेंथ पे एक एक्सरे निकली, दूसरी वेवलेंथ पे अलग एक्सरे निकली, तीसरी वेवलेंथ पे अलग अलग निकली, और उसकी अलग अलग वेवलेंथ की अलग अलग इंटेंसिटी के एक्सरेज प्रोड्यूस हुए। तो ये जो स्पेक्ट्रम है इस तरीके का, ये एक स्प्रेड, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ठीक है, अलग अलग वेवलेंथ पे अलग अलग इंटेंसिटी के एक्सरे से मिलके जो स्पेक्ट्रम बना है उसको बोलेंगे कंटिन्यूअस एक्सरे स्पेक्ट्रम। और ये कंटिन्यूअस एक्सरे स्पेक्ट्रम क्या, ये 30 किलो वोल्ट पे प्रोड्यूस हुआ है। फॉर सपोज करो कि ये 30 किलो वोल्ट पोटेंशियल देने से प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। मैंने बताया था कि अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर से तुम वोल्टेज बढ़ाते जाओगे, ठीक है, तो एक्सरे की इंटेंसिटी बढ़ती जाएंगी, ठीक है। ये 30 किलो वोल्ट पे सपोज करो कि ये स्पेक्ट्रम मिल गया हमें, ठीक है। ये कंटिन्यूस, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ इसकी इंटेंसिटी चेंज हो रही है और अलग अलग वेवलेंथ पे अलग अलग एक्सरेज फोटॉन्स मिले, तो ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम मिल गया, दैट इज कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। अब देखो 40 किलो वोल्ट पे और ब्रॉड स्पेक्ट्रम मिला, ठीक है, 40 किलो वोल्ट पे और ब्रॉड स्पेक्ट्रम मिला और इंटेंसिटी बढ़ी, क्योंकि जैसे जैसे तुम वोल्टेज बढ़ाओगे इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। और ये क्या हो रहा है, ये शिफ्ट हो रहा है लेफ्ट की तरफ। 50 किलो वोल्ट पे ये मिल गया, ठीक है, ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हुआ। ये है मिनिमम वेवलेंथ जहाँ से स्टार्ट हो रहा है स्पेक्ट्रम, ये मिनिमम वेवलेंथ है फॉर 30 किलो वोल्ट वोल्टेज के लिए, ये मिनिमम वेवलेंथ है मिनिमम, ठीक है, ये 40 किलो वोल्ट के लिए। और ये मिनिमम पॉइंट है, मिनिमम वेवलेंथ है 50 किलो वोल्ट पे। अब बियॉन्ड 50 किलो वोल्ट हम जब वोल्टेज बढ़ाएंगे तो हमें एक अलग तरीके का स्पेक्ट्रम दिख रहा है। ये देखो कंटिन्यूस तो दिख रहा है, साथ में दो शार्प लाइंस दिखती है। वो शार्प लाइन कैसे आई, अब एक पर्टिकुलर वोल्टेज जब बढ़ा देंगे, एक पर्टिकुलर वोल्टेज के ऊपर हम चले जाएंगे एट अ हायर वोल्टेज, तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम तो मिल रहा है, साथ में दो शार्प लाइन मिल रही है स्पेसिफिक वेवलेंथ पे, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे। जैसे मान लो ये पॉइंट है तो ये वेवलेंथ पॉइंट है, ये वाले पॉइंट पे ये वेवलेंथ मिल रही है, और ये पॉइंट अगर पकड़ेंगे यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो वेवलेंथ पे, तो ये पॉइंट पे ये शार्प लाइन मिलेंगी।
तो ये दो शार्प लाइन मिल रही है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के साथ, ये दो शार्प लाइन मिल रही है एट अ पर्टिकुलर वोल्टेज। अब वोल्टेज अगर एक पर्टिकुलर वैल्यू के बियॉन्ड गया तो एक स्पेक्ट्रम, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम तो मिल रहा है, साथ में दो शार्प लाइन मिल रही है, तो इन दो शार्प लाइंस को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। मतलब एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद, एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद एक हाई वोल्टेज देने के बाद कंटिन्यूस एक्सरेज के साथ कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज भी मिलती है। ठीक है, सो ये है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम अलग अलग वेवलेंथ पे, लेकिन एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद कंटिन्यूस के साथ ये कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे भी मिलती है। अब और एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान में रखो कि ये देखो, ये लैम्बडा मिनिमम, ये है वेवलेंथ, मिनिमम वैल्यू वेवलेंथ की यहाँ पे 30 किलो वोल्ट के लिए, यहाँ मिनिमम वेवलेंथ है यहाँ पे 40 किलो वोल्ट के लिए, यहाँ मिनिमम वेवलेंथ है 50 किलो वोल्ट के लिए, और यहाँ मिनिमम वेवलेंथ है 70 किलो वोल्ट के लिए। मतलब जैसे जैसे तुम वोल्टेज बढ़ा रहे हो, ये मिनिमम वेवलेंथ है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रही है, ये देखो। ठीक है, ये है मिनिमम वेवलेंथ। ठीक है, ये मिनिमम वेवलेंथ का पॉइंट है, 30 किलो वोल्ट के लिए यहाँ है, 40 के लिए यहाँ है, 50 के लिए यहाँ है, 70 के लिए। तो ये मिनिमम वेवलेंथ क्या हो रहा है, जैसे जैसे तुम वोल्टेज बढ़ा रहे हो मिनिमम वेवलेंथ का पॉइंट जो है लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। मतलब ये मिनिमम वेवलेंथ वोल्टेज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वोल्टेज बढ़ा रहे हो मिनिमम वेवलेंथ लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। और अगर हम स्पेक्ट्रम को देखेंगे तो वेवलेंथ के साथ इंटेंसिटी बढ़ रही है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे तक, और बाद में इंटेंसिटी कम हो रही है। वाई एक्सिस पे क्या है, इंटेंसिटी बढ़ रही है और कम हो रही है, बढ़ रही है कम हो रही है। और ये जो मैक्सिमम पॉइंट है इंटेंसिटी का यहाँ पर, ये भी लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। वोल्टेज बढ़ाने के साथ मैक्सिमम पीक पॉइंट भी लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, साथ साथ में मिनिमम वेवलेंथ जो स्टार्ट हुई है, जहाँ से स्पेक्ट्रम स्टार्ट होता है, मिनिमम वेवलेंथ भी लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रही है। ठीक है, तो मिनिमम वेवलेंथ का डिपेंडेंसी वोल्टेज के साथ है, वोल्टेज बढ़ाओगे मिनिमम वेवलेंथ लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाए। ओके, सो द डिपेंडेंसी ऑफ मिनिमम वेवलेंथ विथ वोल्टेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दैट इज कॉल्ड डॉन हंट लॉ। ओके, डॉन हंट लॉ यही बोलता है कि मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्सरे इमिटेड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल और एक्सिलरेटिंग वोल्टेज। ओके, तो ये देखेंगे डॉन हंट लॉ क्या बोलता है। अभी मैंने बताया कि मिनिमम वेवलेंथ, ये मिनिमम वेवलेंथ है 30 किलो वोल्ट पे यहाँ, 40 पे यहाँ, 50 पे यहाँ और 70 पे यहाँ। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे हो मिनिमम वेवलेंथ लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, मतलब वोल्टेज बढ़ाने से मिनिमम वेवलेंथ की वैल्यू कम होती जा रही है। सो व्हाट इज स्टेटमेंट फॉर डॉन हंट लॉ। डॉन हंट लॉ बोलता है कि लोवेस्ट वेवलेंथ लिमिट, मतलब मिनिमम वेवलेंथ ऑफ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू accelerating voltage of X-ray tube। मतलब the lowest wavelength limit, minimum wavelength of continuous spectra is inversely proportional to the accelerating voltage of the X-ray tube। So lambda minimum is inversely proportional to the accelerating voltage and lambda minimum is not depend upon the target। मतलब टारगेट मटेरियल कोई भी रहो, मोलिब्डेनम रहो, कॉपर रहो, कोबाल्ट रहो, आयरन रहो या एक सिल्वर रहो, उससे कोई लेना देना नहीं है। मिनिमम वेवलेंथ हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी वोल्टेज के साथ। मिनिमम वेवलेंथ वोल्टेज से हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी। और टारगेट मटेरियल कोई भी रहो, कोई भी मेटल का टारगेट रहो, मोलिब्डेनम रहो, कॉपर रहो, आयरन रहो या कोबाल्ट रहो, ठीक है, हमेशा एक्सिलरेटिंग वोल्टेज बढ़ेगा तो मिनिमम वेवलेंथ कम होगी, दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो हम देखेंगे कि एक्चुअली ये प्रूफ करेंगे कि एक्चुअली लैम्बडा मिनिमम हाउ इट इज मिनिमम, हाउ इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एक्सिलरेटिंग वोल्टेज। ओके, तो एक्सप्लेनेशन और डेरिवेशन देखेंगे इसका। अगर क्वेश्चन आए कि स्टेट डॉन हंट लॉ एंड एक्सप्लेन इट, स्टेट एंड एक्सप्लेन द डॉन हंट लॉ, तो देन वी हैव टू गिव द स्टेटमेंट एज वेल एज वी हैव टू एक्सप्लेन इट इन द फॉर्म ऑफ डेरिवेशन। ओके, सो कंसिडर करो, ठीक है, कंसिडर करो कि वी आई बी द वेलोसिटी ऑफ इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन। मतलब वेलोसिटी ऑफ इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन मतलब जो इलेक्ट्रॉन कैथोड बीम से निकल रहा है, कैथोड से निकल रहा है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई है, कंसिडर करो, ठीक है। मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ई आई है, बताया था मैंने उस डायग्राम को एक्सप्लेन करते वक्त, ठीक है। ये देखो ई आई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और ई एफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। सो कंसिडर इट, Vr is the initial velocity of incident electron and Vf is the final velocity after the interaction of target के साथ interact हुआ, उसकी final velocity Vf हो गई, initial velocity Vi थी। तो kinetic energy क्या बताया था उस डायग्राम में, kinetic energy, initial kinetic energy is Ei and final kinetic energy is Ef। ओके,
सो डिफरेंस इज फोटॉन, एक्सरे फोटॉन। जब दोनों एनर्जी का डिफरेंस है क्या मिलता है हमें, एक्सरे फोटॉन मिलता है। उसका एनर्जी कितना, एच न्यू। सो ई आई माइनस ई एफ इज इक्वल टू एच न्यू, वहाँ देखा था, ठीक है। ई आई माइनस ई एफ इज इक्वल टू एच न्यू। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमको पता है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ई आई है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वी आई है। तो हाफ एम वी आई स्क्वायर माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ एम वी एफ स्क्वायर, ठीक है। वी एफ मतलब फाइनल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। टारगेट को स्ट्राइक कर दिया और उसके बाद की जो वेलोसिटी है स्ट्राइक, टारगेट को स्ट्राइक करने के बाद इलेक्ट्रॉन ने टारगेट को स्ट्राइक किया, उसके बाद की वेलोसिटी है वी एफ। सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज ई एफ हाफ एम वी एफ स्क्वायर, ओके। ये इज इक्वल टू एच न्यू, ओके। अब क्या होगा कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ और इलेक्ट्रॉन टारगेट न्यूक्लियस के साथ स्ट्राइक करेगा या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होगा उनमें या थोड़ा कोलिजन होगा, सो क्या होगा कि वो बाद में जाके रुक जाएगा। इलेक्ट्रॉन को स्लो करेगा न्यूक्लियस, ठीक है। स्लो करने के बाद एक समय पे जाके इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन स्टॉप होने के बाद उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। कोई भी चीज़ रुक गई मतलब वेलोसिटी ज़ीरो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अगर रुक गया उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो होगी, ठीक है। सो व्हेन इलेक्ट्रॉन इज कंप्लीटली ब्रॉट टू रेस्ट, इलेक्ट्रॉन रेस्ट में आ जाएगा बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, देन इसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, वी एफ जीरो होगी, ठीक है। वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जीरो हो गई। सो अगर मान लो ये फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई तो जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, ये अगर टर्म सेकंड वाली टर्म जीरो हो गई तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ई आई हाफ एम वी आई स्क्वायर इज कंप्लीटली रेडिएटेड एज एक्सरे। मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ही एक्सरे फोटोन को इमिट करेगी, मतलब देयरफॉर एंटायर काइनेटिक एनर्जी इज रेडिएटेड एज एक्सरे, क्योंकि ये टर्म तो जीरो हो गई। सो फर्स्ट टर्म जो है ई आई हाफ एम वी आई स्क्वायर दैट इज कंप्लीटली रेडिएटेड एज एक्सरे, मतलब एक्सरे फोटोन दैट इज इक्वलेंट टू एक्सरे फोटोन एच न्यू। हाफ एम वी आई स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है, एच न्यू हो जाएगी। सो देयरफॉर एंटायर काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू एक्सरे, ठीक है। अगर कन्वर्टेड इनटू एक्सरे हो जाएंगे, एंटायर काइनेटिक एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू एक्सरे, देन फ्रीक्वेंसी विल बी मैक्सिमम। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मैक्सिमम हो जाएगी, न्यू मैक्स हो जाएगी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हुई तो वेवलेंथ मिनिमम हो जाएंगी। तो देखो वी एफ अगर जीरो हो गया तो हाफ एम वी आई स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू मैक्स, मतलब फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज यूज टू प्रोड्यूस द एक्सरे फोटोन, ठीक है। सारे की सारी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज यूज टू produce the X-ray photon. That means that the frequency of X-ray photon will be maximum. Half mvi square is equal to h nu max हो जाएगी, ठीक है, h nu max। अभी हमको पता है न्यू यहाँ से हम न्यू मैक्स निकालेंगे तो न्यू मैक्स इज विल बी एम वी आई स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एच, एच इस साइड से चला गया तो न्यू मैक्स मतलब फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम इज इक्वल टू एम वी आई स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एच, ये न्यू मैक्स इस साइड चला गया, ठीक है। अब हमको पता है कि फ्रीक्वेंसी मतलब न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, तो न्यू मैक्स इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा मिनिमम, सिंस न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा दैट इज न्यू मैक्स इज इक्वल टू सी बाय, जब फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम लैम्डा मिनिमम, लैम्डा मैक्सिमम तो फ्रीक्वेंसी मिनिमम, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम तो लैम्डा मिनिमम, तो न्यू मैक्स की जगह हम सी बाय लैम्डा मिनिमम रख सकते हैं, ठीक है। तो न्यू मैक्स की जगह सी बाय लैम्डा मिनिमम रखो, तो न्यू मैक्स की जगह सी बाय लैम्डा मिनिमम रखने के बाद सी बाय लैम्डा मिनिमम इक्वल टू एम वी आई स्क्वायर इज इक्वल अपॉन ट्वाइस एच, इसको क्या लिख सकते हैं, एम वी आई स्क्वायर अपॉन ट्वाइस, इसको लिख सकते हैं हाफ एम वी आई स्क्वायर डॉट वन बाय एच, इस तरीके से लिख सकते हैं। सी बाय लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू एम वी आई स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एच इज इक्वल टू हाफ एम वी आई स्क्वायर लिख रहा हूँ इसको और वन बाय एच मैंने कर दिया, ठीक है। सो हाफ एम वी आई स्क्वायर मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। हाफ एम वी आई स्क्वायर मतलब क्या हो गया, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्विवेलेंट टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक्सिलरेटिंग वोल्टेज, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी किसके इक्विवेलेंट होती है, अकॉर्डिंग टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल, ठीक है, एक्सिलरेटिंग वोल्टेज। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट हाफ एम वी आई स्क्वायर इज नथिंग बट ई इंटू वी,
E is the charge of electron and V is the potential difference और V is the accelerating voltage. ओके, हाफ एम वी आर स्क्वायर इज इक्वल टू ई न्यू, तो हाफ एम वी आर स्क्वायर की जगह ई इंटू वी लिख सकते हैं, ठीक है। तो पुट दिस वैल्यू इंटू दिस, सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ 2 into the equation 1, so it will be substituting 2 in 1 c by lambda equal to this half mvr square की जगह e into v रखा into 1 by h, e into v 1 by h, ठीक है। अब मैंने यहाँ से लैम्बडा मिनिमम निकाला, तो लैम्बडा मिनिमम इस साइड अगर शिफ्ट करूँगा तो c by h अपॉन ई वी इक्वेशन हो जाएगा। इक्वेशन में लैम्बडा मिनिमम निकाला इक्वल टू c अपॉन h c into h डिवाइडेड बाय इंटू वी, तो ये इक्वेशन हमको मिला लैम्बडा मिनिमम का, ठीक है। डॉन हंट लॉ क्या बोलता है, लैम्बडा मिनिमम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। वी यहाँ डिनोमिनेटर में, लैम्बडा मिनिमम यहाँ है, ठीक है, लेफ्ट साइड में, और वी क्या है डिनोमिनेटर में है, ठीक है। तो लैम्बडा मिनिमम यहाँ वेरिएबल क्या है लैम्बडा मिनिमम, और यहाँ क्या है वोल्टेज। सो लैम्बडा मिनिमम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज, ऐसा बोल सकते हैं इक्वेशन नंबर 3। सी क्या है वेलोसिटी ऑफ लाइट कांस्टेंट है, एच क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट है, ई क्या है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी कांस्टेंट है, तीनों कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो लैम्बडा मिनिमम इज ओनली डिपेंड अपॉन वी, एक्सिलरेटिंग वोल्टेज या एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल, ठीक है। सो वेलोसिटी ऑफ लाइट हमको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमको पता है 1.6 × 10⁻19 कूलम, और प्लैंक कांस्टेंट हमको पता है 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड। तो ये सारे वैल्यू यहाँ पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 3 में, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 में सारे वैल्यू अगर पुट करते हैं तो ये C × H by E, ये सारे वैल्यू रखने के बाद हमको एक वैल्यू मिलती है that is 1.242 × 10⁻6 मीटर डिवाइडेड बाय वोल्टेज, ठीक है। ये देखो C की जगह ये वो रखा वेलोसिटी ऑफ लाइट, H प्लैंक कांस्टेंट, E की जगह चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये V तो बचा, V वेरिएबल, ठीक है। सो we'll get lambda minimum equal to 1.242 × 10⁻6 मीटर डिवाइडेड बाय एक्सीलरेटिंग वोल्टेज। अगर इसको हम एमस्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होगा 12,420 एमस्ट्रॉन्ग डिवाइडेड बाय वोल्टेज, ठीक है, क्योंकि 1 एमस्ट्रॉन्ग क्या होता है 10⁻10 मीटर। सो इस तरीके का हमको इक्वेशन मिला लैम्बडा मिनिमम इक्वल टू 12420 एमस्ट्रॉन्ग डिवाइडेड बाय एक्सीलरेटिंग वोल्टेज, एंड 12420 इज कांस्टेंट क्वांटिटी। So after removing this constant quantity, we can directly write as lambda minimum is inversely proportional to the accelerating voltage. Lambda minimum is inversely proportional to the accelerating voltage, equal to का साइन हटा के proportionality का साइन मैंने यहाँ लिखा और ये कांस्टेंट को हटा दिया, 12420 is constant, then we'll get the direct relationship between lambda minimum and accelerating potential या accelerating voltage. This is the डॉन हंट लॉ, और ये डॉन हंट लॉ इस तरीके से हमने प्रूफ किया, डिराइव किया। सो लैम्बडा मिनिमम, डॉन हंट लॉ सेज दैट द लैम्बडा मिनिमम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एक्सीलरेटिंग वोल्टेज, ठीक है। सो दिस इज द प्रूफ और दिस इज द डेरिवेशन ऑफ डॉन हंट लॉ। हमने स्टेटमेंट से शुरू किया और डेरिवेशन पे एंड किया, ठीक है। अगर स्टेट एंड एक्सप्लेन बोलता है तो इतना सारी चीज़ें डिराइव भी करना है और स्टेटमेंट भी देना है डॉन हंट लॉ का। अब आगे देखेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। कंटिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम हमने देख लिया कि तुम इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, टारगेट न्यूक्लियस के साथ स्ट्राइक कर रहे हैं और अलग अलग वेवलेंथ पे हमें एक्सरेज मिलती है। तो स्पेक्ट्रम मिलता है अपने को, ब्रॉड स्पेक्ट्रम मिलता है, एक पर्टिकुलर स्प्रेडेड ओवर द पर्टिकुलर वेवलेंथ रेंज, एक वेवलेंथ रेंज पे स्प्रेड होकर एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम मिलता है, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे मैंने बताया था क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे मतलब ब्रॉड स्पेक्ट्रम नहीं, लाइन स्पेक्ट्रम, एक लाइन मिलती है एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे, ठीक है। मैंने जब कंटिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम बताया तो मैंने बताया कि एक बियॉन्ड एक पर्टिकुलर वोल्टेज वहाँ पे हमें 2 लाइंस मिली थी, उसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, ठीक है। स्पेसिफिक वेवलेंथ पे जो एक्सरे लाइन इमिट मिलती है, एक स्पेसिफिक वेवलेंथ पे जो एक्सरे लाइंस मिलती हैं, ठीक है, वो लाइन स्पेक्ट्रम को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रम। ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रम का ओरिजिन क्या है, एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रम मिलता कैसे हैं ये हम देखेंगे, ठीक है। सो हमको पता है कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और न्यूक्लियस के आजू बाजू इलेक्ट्रॉन होते हैं एक पर्टिकुलर शेल में, ठीक है। तो ये सपोज करो कि ये न्यूक्लियस के पास इनर शेल है, के शेल,
के शेल की कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, के शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसके बाद आउटर शेल कंसीडर करो एल शेल, ठीक है, एल शेल में है 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये सपोज करो ये है 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो एल शेल में है 8 इलेक्ट्रॉन्स, के शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये न्यूक्लियस और ये एटम किसकी बात कर रहे हैं हम, टारगेट, ठीक है, टारगेट या एनोड की बात करें, ये एनोड के का एटम है, ठीक है, ये एनोड जिससे बना है उसका एक पर्टिकुलर एटम है, ठीक है, और इस एटम में न्यूक्लियस है और ये इनर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और आउटर एल शेल में, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, सो अब कैथोड में से इलेक्ट्रॉन बीम निकल के उसमें से इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन सपोज करो ये कैथोड का इलेक्ट्रॉन है, कैथोड में से निकल रहा है, मतलब टंगस्टन फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन वहाँ से जब लिबरेट होगा तो एनोड के अंदर डीप तक पेनिट्रेट, ये एनोड का ये पूरा एटम है एनोड का, अब एनोड के अंदर डीप तक पेनिट्रेट करेगा तो एनोड के एटम के अंदर ये चला जाएगा, ठीक है। सो ये इलेक्ट्रॉन एनोड के एटम के अंदर जा रहा है, तो ये एनोड के एटम के अंदर पेनिट्रेट करके इनर शेल तक जाएगा, तो इनर शेल में जो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ये बाहर का इलेक्ट्रॉन, कैथोड का इलेक्ट्रॉन, टंगस्टन फिलामेंट का इलेक्ट्रॉन एनोड के अंदर डीप पेनिट्रेट किया और एनोड के एटम के अंदर के इनर शेल के इलेक्ट्रॉन के साथ टकराया, ठीक है, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन के साथ टकरा के उस इनर शेल के इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देगा, ठीक है। अब रिमूव करने के बाद, ठीक है, रिमूव करने के बाद अभी क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन आया इसको टकराया, ठीक है, फिर से देखते हैं, देखो इलेक्ट्रॉन आया डीप तक पेनिट्रेट किया और एनोड के एटम के इनर शेल के इलेक्ट्रॉन के साथ टकराया, टकराने के बाद वहाँ क्या हुआ, एम्प्टी स्पेस जनरेट हुई, वैकेंसी जनरेट हुई। सो टकराने के बाद अब ये इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, टकराने के बाद वो भी इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये भी इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है, जो आया हुआ था वो भी इलेक्ट्रॉन निकल गया और जो यहाँ ऑरेंज कलर का इलेक्ट्रॉन था वो भी निकल गया, ठीक है। अब बचा क्या, वहाँ एम्प्टी स्पेस बच गई। सो एम्प्टी स्पेस बच गई तो ये क्या करेगा, हायर शेल जो है आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये एल शेल है, आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये अपनी एनर्जी लूज करेगा, क्योंकि क्या होता है के शेल का एनर्जी कम होता है और एल शेल की एनर्जी ज़्यादा होती है, तो ये एल शेल में इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसका एनर्जी ज़्यादा है, तो अब ये क्या करेगा, यहाँ एम्प्टी स्पेस जनरेट हुई, यहाँ वैकेंसी जनरेट हुई, तो ऊपर के शेल का इलेक्ट्रॉन नीचे के शेल में आएगा एनर्जी लूज करके और ये फिल करेगा, और उसने जो एनर्जी लूज की, क्योंकि ऊपर के शेल से नीचे के शेल पे आने के लिए एनर्जी कम करनी पड़ेगी, ठीक है, कम एनर्जी लगेगी। कैसे, जैसे हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, ठीक है, अगर हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर जाने के लिए तो एनर्जी लगानी पड़ती है ज़्यादा, वैसे के शेल से अगर एल शेल में जा रहे हैं तो एनर्जी लगानी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, लेकिन हम उतरते वक्त एनर्जी नहीं लगाते हैं, ठीक है, ज़्यादा, तो लूज़ करनी पड़ेगी। उसी तरीके से जब एल शेल से इलेक्ट्रॉन के शेल में आएगा तो एनर्जी लूज़ करेगा और वो एनर्जी लूज़ करेगा इन द फॉर्म ऑफ एक्सरेज। सो उस एक्सरेज को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे, मतलब इलेक्ट्रॉन आया, उसने इनर शेल के इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक किया, वहाँ वैकेंसी जनरेट हुई, तो वो वैकेंसी फिल करने के लिए ऊपर का इलेक्ट्रॉन नीचे आया, और ऊपर से नीचे आने के वक्त जो इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी लूज कर रहा है वो एनर्जी लूज कर रहा है एक्सरे फोटोन के फॉर्म में, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। तो जो एनर्जी लूज करेगा, ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से, एल से के में आ रहा है, ठीक है, एल से के में आ रहा है, ठीक है, और के में आ रहा है, इसलिए जो एक्सरे लाइन मिलेगी, जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे लाइन मिलेगी हमको, मैंने बोला था कि कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे लाइन के फॉर्म में होता है, कंटिन्यूस एक्सरे ब्रॉड स्पेक्ट्रम के फॉर्म में होता है, तो ठीक है, तो जो लाइन मिलेंगी हमें कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे उसको बोलेंगे के अल्फा लाइन, ठीक है। तो इस तरीके से के में आ रहा है, एल से के में आ रहा है तो के अल्फा, अगर उसके एल के ऊपर भी अगर शेल है, एम से के में आ रहा है तो के बीटा, एन से के में आ रहा है तो के गामा एक्सरे। तो ये जो एक्सरे है उसको नाम क्या देंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। अगर इसका पर्टिकुलर नाम देना है तो ये क्या हो रहा है, एल का इलेक्ट्रॉन के में फिल कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, के अल्फा लाइन, ठीक है, के अल्फा कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन,
ठीक है, तो अब देखेंगे कि एनर्जी लेवल डायग्राम क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होती है, ये अभी मैंने बता दिया। बाहर का इलेक्ट्रॉन आएगा, इनर शेल तक डीप करेगा, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा, तो आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन वो एम्प्टी स्पेस को फिल करता है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे बनती है, कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन स्पेक्ट्रम बनता है। ठीक है, तो ये एनर्जी लेवल डायग्राम है। तो ये कंसीडर करो, ये एन एन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एन इक्वल टू 1 मतलब के शेल, एन इक्वल टू 2 मतलब एल शेल, एन इक्वल टू 3 मतलब एम शेल, एन इक्वल टू 4 मतलब एन शेल, एन इक्वल टू 5 मतलब ओ शेल। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन एल में से के में आ रहा है, ठीक है, तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे लाइन मिलेगी उसको बोलते हैं के अल्फा। एल से के में आ रहा है इलेक्ट्रॉन, एल से के में आ रहा है। अगर एम से के में आ रहा है, एम से के में आ रहा है तो के बीटा, एन से के में आ रहा है तो के गैमा एक्सरे लाइन। ठीक है, के गैमा कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे लाइन, इसको स्पेक्ट्रल लाइन भी बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रल लाइन के गैमा। अगर ओ से आ रहा है के ओ से के में आ रहा है तो के डेल्टा। तो ये जो के अल्फा, के बीटा, के गैमा और के डेल्टा एक्सरे लाइंस है, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे लाइंस है, ये के क्यू नोटेशन दिया है क्योंकि ये सारे इलेक्ट्रॉन्स के में आ रहे हैं, ऊपर के शेल से सीधा के में आ रहे हैं, तो के। तो ये के अल्फा, के बीटा, के गैमा और के डेल्टा जो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे लाइन है, ये सारे ग्रुप को बोलते हैं के सीरीज। ये सारे ग्रुप को क्या बोलेंगे, के सीरीज। के अल्फा, के बीटा, के गामा और के डेल्टा कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे लाइंस की सीरीज को क्या बोलेंगे, के सीरीज। ठीक है, अब एल सीरीज मतलब अगर एम से एल में आ रहा है तो एल अल्फा, एन से एल में आ रहा है तो एल बीटा, ओ से एल में आ रहा है तो एल गैमा। तो इस ग्रुप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे लाइंस एल अल्फा, एल बीटा, एल गैमा को बोलेंगे एल सीरीज। वैसे ही एम सीरीज, एन से एम में आ रहा है तो एम अल्फा, ओ से एम में आ रहा है तो एम बीटा, दैट इज एम सीरीज। ग्रुप ऑफ एम अल्फा एम बीटा लाइंस आर कॉल्ड इज कॉल्ड एम सीरीज। ठीक है, इस तरीके से एनर्जी लेवल डायग्राम होगा। इलेक्ट्रॉन अगर हायर शेल से लोअर शेल में आता है तो एनर्जी जो इमिट करता है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। और कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे स्पेक्ट्रम कैसे दिखता है, लाइन स्पेक्ट्रम, लाइन के फॉर्म में, ब्रॉड नहीं होगा, ब्रॉड होगा कंटिन्यूस, लाइन होगा एक्सरे, लाइन होगा कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। तो इस तरीके से आज हमने देखा कि एनर्जी लेवल डायग्राम इस तरीके से होता है कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे का। ठीक है, उसमें एम सीरीज़, एल सीरीज़ और के सीरीज़ के बारे में देखा। प्रोड्यूस कैसे होता है कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे, देखा कि बाहर का इलेक्ट्रॉन, कैथोड का इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बीम का इलेक्ट्रॉन एनोड को एकदम पेनिट्रेट कर जाता है, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक करता है। ठीक है, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन के स्ट्राइक करके वैकेंसी जनरेट होती है और वो वैकेंसी फील होती है हाई इलेक्ट्रॉन मतलब हायर शेल के इलेक्ट्रॉन के साथ, तो एक्सरे इमिट होती है, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। फिर हमने डॉन्ट लॉ का डेरिवेशंस पढ़ा। डॉन्ट लॉ बोलता है कि लैम्डा मिनिमम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एक्सिलरेटिंग वोल्टेज। और सबसे पहले हमने कंटिन्यूस एक्सरे देखा, कैसे प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रॉन आता है कैथोड में से, न्यूक्लियस के साथ, कैथोड में से आता है इलेक्ट्रॉन, टारगेट न्यूक्लियस के आसपास आके इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है और उसके कारण उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है, एनर्जी कम हो जाती है, और जो एनर्जी लूज करता है वो कंटिन्यूस एक्सरे के फॉर्म में। और अलग अलग वोल्टेज पे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कैसे दिखता है ये भी हमने देखे। सो दैट्स इट फॉर द टुडेज लेक्चर। ओके, इन नेक्स्ट लेक्चर we will see the next part, mostly law and its importance. Okay, so have a nice day and bye.